सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में 2023 के लिए किसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। तो नरगिस मोहम्मदी, इनको ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उनकी लड़ाई के लिए इन्हें 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। कहाँ की है ये? ईरान की महिला है और वे डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मतलब उन्होंने इस्लामिक देश जो ईरान है उसमें मौतों की सजा को खत्म करने और कैदियों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी है। वैसे वर्तमान में अगर बात करोगे तो अभी ये जेल में बंद है वहां पे, लेकिन याद रखना 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिल रहा है? नरगिस मोहम्मदी को। और अब बस एक अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बाकी है। बाकी उसके बाद आपको ट्रिकी वीडियो मिल जाएगी इनको याद करने के लिए। अच्छा, वैसे आप सब में भी कुछ स्टूडेंट होंगे बहुत क्रिएटिव सोचते होंगे। तो अगर आप में से किसी के पास इसकी कोई बेहतरीन ट्रिक है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी ने मेडिसिन के लिए बनाई हो, किसी ने केमिस्ट्री के लिए बनाई हो, किसी ने फिजिक्स के लिए कोई ट्रिक बनाई हो शानदार वाली, तो कमेंट करके बताओ अपने नाम के साथ। मैं भी तो देखूं कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं चीजों को। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है, क्या भारत में किसी व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है क्या? बाकी पिछले जो 4 मिले वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले मेडिसिन का मिला था 2 जनों को, कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। फिजिक्स का 3 जनों को मिला था, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस और एनियल हुइलियर। केमिस्ट्री का मिला था 3 जनों को, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकीमोव को। और साहित्य का मिला जॉन फॉसे को। अब नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा और अब तो ये आपको याद भी हो चुके होंगे। लगातार 5वें दिन हम इस शीट को पढ़ रहे हैं। तो नोबेल पुरस्कार ये किसकी याद में दिया जाता है? स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके याद में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार ये 1901 में दिया गया था। याद रखना नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है? तो वो है शांति का। बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। भारत में बात करें तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में साहित्य का, गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी बार मिला था अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का। ये प्रश्न भी बन सकता है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में इनको मिला था और इन्हें शांति का ही मिला था। और सबसे ज्यादा उम्र में पूछोगे तो ये जॉन बी गुडएनफ को मिला था 97 उम्र के जब ये थे इनको मिला था। और इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी भी कहा जाता है। सारे पॉइंट्स आपको मुंह जवानी याद हो चुके होंगे, रट गए होंगे। तो इससे क्या पता चलता है? अगर एक ही एक चीज को आप बार बार रिपीट करोगे वो चीज आपको रट जाएगी, चाहे वो कितनी कठिन क्यों ना हो। और रिपीटेशन को ही क्या कहते हैं आप लोग? रिवीजन कहते हैं। आप मैथ्स जब बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां क्या करते हो? रिवीजन करते हो। मैथ्स हो ही नहीं सकती बिना रिवीजन के या बिना रिपीटेशन के। उसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको भी आपको याद करना हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, आपको रिपीटेशन या रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और अगर किसी को करंट अफेयर्स को याद करने में दिक्कत आती है, कोई नए या पुराने स्टूडेंट है कहते हैं करंट अफेयर्स याद नहीं होता, तो आपकी सहूलियत के लिए हमने इसकी रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट कर रखी है। क्योंकि डेली आप खुद से 10 से 15 मिनट निकालिए करंट अफेयर्स के लिए, रिवीजन के लिए। और आप खुद से न निकाल पाए तो कम से कम उस वीडियो के बहाने आपसे 10 मिनट या 15 मिनट में निकाल सकूं, इसलिए वो रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट की है मैंने। और यकीन मानिए वो वीडियो अगर आप देखने लग गए तो करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सारे आपको याद रहेंगे। मैं ऐसे ही फालतू नहीं बोल रहा हूं। एक बार मेरे कहने पे, अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं अटेंड की है रिवीजन वाली, तो एक बार उसको मेरे कहने पे अटेंड कर लीजिए। एक बार मेरे कहने पे अपने 10 मिनट खर्च कर दीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जोइता गुप्ता को। तो एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पर्यावरण व विकास की प्रोफेसर है ये डॉक्टर जोइता गुप्ता, जिनको जलवायु परिवर्तन पर उनके काम के लिए प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को नीदरलैंड में डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, वैसे डॉक्टर जोइता गुप्ता के अलावा ये पुरस्कार प्रोफेसर टॉबी कियर्स को भी मिला है और वे ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। पर मैंने आपको डॉक्टर जोइता गुप्ता का ही नाम बताया है ऑप्शन में, क्योंकि वो भारतीय हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखो इस प्रश्न से आपके किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ये एक प्रश्न में मैं आपको करके बता रहा हूं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रिवीजन वाला वीडियो है वहां पे मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं। जैसे कि इस प्रश्न से 4 तरह के प्रश्न हम बना सकते हैं कि भारत की ओर से अभी डच नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आंसर हो गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। यह प्रश्न बन सकता है कि डच नोबेल पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार। यह प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर जोइता गुप्ता को किस क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा जलवायु परिवर्तन पर। और स्पिनोजा पुरस्कार ये कौन सा देश देता है, तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो उस रिवीजन वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूं कुछ भी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें बताता हूं। और कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ प्रश्न बताता हूं, आंसर बताता हूं और आगे बढ़ते हैं, जहां पे कुछ एक्सप्लेन करने का होता ही नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, वो पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह से। बाकी आज आप लोग वो वीडियो जरूर देखना और वहां पे मुझे बताना कि हाँ ये वीडियो आज मैंने पहली बार देखा है और मुझे एक वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता लगे जो मैं डेली आपको समझाता हूँ आप मेरी बात पे ध्यान भी देते हो या नहीं देते। बाकी यहाँ पे कुछ और मैं अवार्ड्स आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले तो ये देख लो ऑप्शन वाले, CS लक्ष्मी अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। रामचंद्र गुहा 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला इन्हें। और ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला था। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको रिवाइज कराऊं, जैसे कि अभी KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 मिला था डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को, क्यूबा सोशल एक्टिविस्ट है ये। अभी यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला था, उड़ीसा के जागा स्लम उन्नयन मिशन है ये। और असम वैभव पुरस्कार मिला था डॉक्टर तपन सेकिया को। और भी गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला नौनेरा फिल्म को, ये राजस्थानी फिल्म है जिसके निर्देशक है दीपांकर प्रकाश। और 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता बोनी गैब्रियल ने, ये अमेरिकी हैं। अभी नंबर 1 पुलिस थाना चुना गया था अस्का पुलिस थाने को, ये उड़ीसा के गंजम जिले का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये 2 संस्थाओं को मिला था। संस्थागत श्रेणी में बात कर रहे हैं ना, तो उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। और अभी ग्रेमी पुरस्कार जो किस फील्ड में दिया जाता है, संगीत यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में, और अभी एक भारतीय को मिला था ये रिकी गिच को। इनको अपने जीवन में ये 3री बार मिला है और वैसे ये पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इनको मिला, तो ध्यान रखना ये सारे वो अवार्ड्स हैं भी 2023 में हमने पढ़े हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी 19वें एशियाई खेलों में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वैश प्लेयर है। एशियन गेम्स की बात हुई है, तो एशियन गेम्स ये 2022 वाले हैं जो 2023 में हो रहे हैं। इस बार इसका 19वां संस्करण है, 8 अक्टूबर तक ये चलेंगे। और कहाँ पे हो रहे हैं? चाइना के हांगझाओ में। और इसमें जो भारतीय टीम है उसको स्पॉन्सर किया अमूल ने। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे वो 2 खिलाड़ी थे। एक का नाम है हरमनप्रीत सिंह जो कि मेन्स हॉकी टीम के कप्तान है, और दूसरी है लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर है। प्रश्न की बात करें तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बताओ दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है, हरिंदर पाल संधू का संबंध किससे है? तो स्क्वैश प्लेयर है ये। अच्छा, इनके अलावा भी तीरंदाजी टीम ने भी एक गोल्ड जीता है और उस टीम में 3 खिलाड़ी हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर। अभी आपको याद होगा इससे पहले भी तीरंदाजी में हमारे पास एक गोल्ड आया था। वो गोल्ड तीरंदाजी में 2 जने लेकर के आए थे, एक तो ज्योति सुरेखा वेन्नम थी और एक ओजर प्रवीण देवताले थे। अच्छा, इसके अलावा अभी तीरंदाजी में ही पुरुषों की कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड जीता है और इस टीम में 3 खिलाड़ी हैं, अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावकर। तो इस तरह से तीरंदाजी में 3 गोल्ड हमारे पास आ गए। बाकी आप जानते हो एशियन गेम्स ये पहली बार हुए थे 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन भारत इसको 2 बार होस्ट कर चुका है। एक तो 1951 सबसे पहले वाले और 1982 वाले भी। अभी लास्ट टाइम 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में, और अभी ये हो रहे हैं चाइना के हांगझाओ में, और 2026 वाले होंगे जापान में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है।
अच्छा, अब यहाँ पे जो शीट में आपको रिवाइज कराऊंगा, इसमें आप देखोगे कि पिछले एक साल में दिव्यांग जनों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो सारे हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि अभी अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 का आयोजन हुआ था यूके के बर्मिंघम में। उसको भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और आपको याद है भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी थी? सुषमा पटेल बनी थी। ये मध्य प्रदेश की हैं। अभी अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था, यानी कि राइट टू साइट पॉलिसी, तो आंसर होगा राजस्थान। और आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मनी। मनी मतलब मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। और दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? जॉन मैकफॉल बने। और इन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में भेजेगा। अच्छा बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन बनाया था, जिसका नाम नियोबोल्ट है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। और बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वराज एबिलिटीज, को लॉन्च किया? आईआईटी हैदराबाद। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। और अभी सितंबर में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? वाराणसी में। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड साइट डे कब होता है? ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है। और वर्ल्ड ब्रेल डे होता है 4 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है 3 दिसंबर को। मैंने करंट अफेयर्स तो आपको रिवाइज कराए ही सही, साथ में इससे संबंधित जो डेज होते हैं वो भी आपको रिवाइज करा दिए। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। आपके दोस्त हो गए, आपके फैमिली में कोई पढ़ने वाले बच्चे हो गए, या आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हो फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो वहां पे प्लीज वीडियोस को एक बार शेयर जरूर किया कीजिए। क्योंकि मैं इन वीडियोस को पूरी शिद्दत के साथ बनाता हूं, अपना पूरा 100% देता हूं, पूरा दिन भर लगा देता हूं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टीम वगैरह नहीं है दूसरे बड़े बड़े चैनल्स की तरह। तो यहाँ पे जो भी करना होता है मुझे ही करना होता है। फिर भी चाहे कितना समय लग जाए, मैं अपनी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मेरी दिल से कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड करूँ। कंटेंट में तो करता ही हूँ, साथ में प्रेजेंटेशन में भी मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे तरह मैं दिखा सकूं चीजों को। वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस तरह का कंटेंट आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है पेड वीडियोस में दे देते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। वरना लोग यही वाली चीज को ई बुक बना बना करके सेल करते हैं 20-20 रुपए में, 10-10 रुपए में। मैं कभी भी आपसे पैसे मांगने के लिए कोई काम नहीं करता। तो बस मुझे आप लोगों से एक ही फेवर चाहिए कि जितने भी आपके जान पहचान वाले हो वहां तक अपना वीडियो जरूर पहुंचे। बस इतनी सी आप मेरी लाज रख लो, क्योंकि आपके दोस्त, आपके साथी हमसे जुड़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे फिर मेरे को मेहनत करने में भी नहीं अखरेगा, वरना फिर बहुत बुरा लगता है। वरना ऐसे ऐसे चैनल्स मैंने देखे, वैसे किसी का नाम लेना सही बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई खास बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी 50,000, 60,000, 1-1 लाख व्यूज आते हैं। फिर उसके बाद खुद के ऊपर बहुत दया आती है कि इतनी मेहनत करने का क्या लाभ जब समय मेरा साथ नहीं दे रहा। तो समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जरूर साथ दीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। बाकी इनकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से जो पनीर बनता है उसी को याक चुपरी कहते हैं, और अभी इसी को जीआई टैग मिला है। और ये जो याक चुपरी है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो आदिवासी समुदाय है उनका मुख्य भोजन होता है। और ये पोषण से भरपूर होता है, क्योंकि हम जो गाय के दूध का पनीर बनाते हैं ये उसकी तुलना में प्रोटीन के रेस्पेक्ट में देख लो, वसा यानी कि फेट हो गया, लैक्टोज, खनिज यानी कि मिनरल्स, मतलब इसमें सब चीजें अधिक मात्रा में होती है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अच्छा, इसके अलावा 2-3 प्रोडक्ट्स और हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला। एक तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसको कहते हैं रसबली, उसको जीआई टैग मिला। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का एक फेमस मिठाई है जिसको कलहारी कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला। और तमिलनाडु के पनागरू पट्टी को जीआई टैग मिला। अब ये क्या है? तो तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले में ताड़ के रस से तैयार किया गया एक प्रकार का ये गुड़ है जिसे पनागरू पट्टी कहते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला। चलो एक बार 2023 में जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं आपको मैं रिवाइज करा दूं। देखो, अभी जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा राजमा और सुलाई शहद को जीआई टैग मिला था। उसी तरह से रचौरी, चिकरे, लकड़ी शिल्प, कश्मीर के मुश्क बुद्धजी चावल और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग,
गोवा की मानकुराद आम को जीआई टैग मिला। तो राजस्थान की अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जोधपुरी बंदेज शिल्प हो गया, बीकानेर की उस्ता कला शिल्प हो गया, बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प हो गया, उदयपुर कोफ्ताकारी मेटल शिल्प हो गया और नाथद्वार की पछुआई पेंटिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें। अभी तमिलनाडु के जेदेरी नामकट्टी, चेदीबट्टा साड़ी और कन्याकुमारी मेटा केला और सलेम सागू को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को, रीवा जिले के सुंदरजा आम को और मुरैना जिले की गजक को जीआई टैग मिला। तो बिहार के मरचा चावल को, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला। आसाम के चोकुआ चावल, जिसको जादुई चावल भी कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला। अभी उड़ीसा के ही रायगढ़ शॉल को और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। और आंध्र प्रदेश के अत्रेयापुरम पुथारे कुला, जो कि एक तरह का मिठाई है, इसको जीआई टैग मिला। बाकी अभी ये सारे हमने पढ़ ही लिए हैं। और अगर आपसे पूछे कि जीआई टैग ये कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, तो 10 सालों के लिए। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को पेटेंट किया जाता है तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और यह अधिनियम है 1999 का, अस्तित्व में आया 2003 में और पहली बार जीआई टैग दिया गया 2004 में किसे, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो अभी रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के लिए महेंद्र सिंह धोनी को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे इससे पहले आपने पढ़ा था महेंद्र सिंह धोनी, ये एक तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, उससे पहले ये नावी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, गरुड़ एरोस्पेस के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, वायाकॉम 18 के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कुछ और भी मैं आपको रिवाइज करा दूं जो अभी 2023 में इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, जैसे कि अभी भारत की प्रमुख फैशन ब्रांड है डब्ल्यू, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अनुष्का शर्मा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और चुनाव आयोग ने भी नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र सरकार ने इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर इनको बनाया। और इन्फोसिस ने, याद रखना, 2 टेनिस प्लेयर है उनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ईगा स्विटेक को जो कि पोलैंड की है और राफेल नडाल को जो कि स्पेन के हैं। और बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़। और अभी आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को। और अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। अभी सौरव गांगुली ये बंधन बैंक के और त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंदाना ये गल्फ ऑयल इंडिया की और गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो रवि शास्त्री ये फैन कोड के बने थे। और लुब्रिकेंट ब्रांड है एक मोबिल, उसके बने थे ऋतिक रोशन। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। अब आपसे पूछ रहे कि कौन सा मंत्रालय इसका संचालन करेगा, तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखना भी भारत सरकार ने देश भर के हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी है। ये बोर्ड भारत में हल्दी और हल्दी से जितने भी संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनके विकास और वृद्धि के लिए समर्पित होगा। आपको बता दूं, भारत ये दुनिया में हल्दी का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, मतलब प्रोड्यूस करने में भी और एक्सपोर्ट करने में भी। और हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। अच्छा, अगर आप जानना चाहो कि हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 62% से भी ज़्यादा है। हल्दी की बात करें, ये एक मसाला है, मसालों में डालते हैं हल्दी, तो मसाला ही है ये। जो किस पौधे से मिलता है, तो याद रखना करकुमा लौंगा पौधे की जड़ से मिलता है। और हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक रसायन होता है, तो अगर किसी को सूजन वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे इसको लगा देते हैं, ये सूजन कम करता है और यही इसके पीले रंग का कारण भी है। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते हो तो आपको याद होगा अभी सितंबर महीने में पहला हल्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बता सकते हो कहाँ पे? मुंबई में, जहाँ पे याद होगा मैंने आपसे पूछा भी था कि बताओ किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था, तो आपने उत्तर भी दिया था उड़ीसा। तो ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा भारत को। तो भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। इसकी बात करें, स्थापना होती है 1977 में। ये एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 44 देशों के 92 सदस्य संगठन इसमें शामिल हैं। अच्छा, भारत अभी काफी बार न्यूज में रहा है, तो एक काम करता हूँ 2023 में जितनी बार भी भारत आपके न्यूज में आया ना, वो सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ।
जैसे कि आपको याद है ही सही, अभी 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। अभी वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया था भारत को। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये हुए भारत में। वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई भारत में। ICC मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है भारत अभी। और याद रखना अगले साल 2024 में क्वाड समिट ये भी भारत में होगा। अभी दिसंबर 2023 में जो भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की मेजबानी भी करेगा। अभी साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये इंडिया में स्थापित होगा। और यूनाइटेड नेशन के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। और इसके अध्यक्ष बनाया गया था रुचिरा कंबोज को, जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। अभी भारत ये आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य भी बना था। और अभी खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी भारत ने। और भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। और अभी भारत की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश भी बन गया है। तो इन सब कारण से अभी भारत न्यूज़ में था। और ये सारे वो पॉइंट्स बताएं जो 2023 में हमने पढ़े, ज़्यादा पुराने भी नहीं बताए मैंने आपको, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किए? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए अभी उम्मीद नामक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस को जारी किया है। पहले उम्मीद की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेथाइज, एम्पावर और डेवलपमेंट। हिंदी में बोलोगे तो समझें, प्रेरित करें, प्रबंधित करें, सहानुभूति रखें, सशक्त बनाएं और विकसित करें। तो इस गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक स्कूल वेलनेस टीम बनाई जाएगी। और जो बच्चे आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या ऐसी सूचना मिलती है तो ये जो भी उचित कार्रवाई होगी इस गाइडलाइन के अनुसार वो कार्रवाई करेगी। तो याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ये उम्मीद क्या है। तो स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हर साल किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस पूरे अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। और सितंबर माह को आपको याद है हमने पोषण माह के रूप में मनाया था। अच्छा, कैंसर से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो वर्ल्ड कैंसर डे याद रखना 4 फरवरी को होता है, जबकि वर्ल्ड लंग कैंसर डे पूछेंगे तो 1 अगस्त आंसर होगा। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये 7 नवंबर को होता है। और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को होता है। आपको याद है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी। और भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई थी। किसने बनाई उसको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। वैक्सीन का नाम है क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और कैंसर के स्टडी ऑफ कैंसर कहा जाता है ऑन्कोलॉजी को। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। बाकी तो आप ही लोग बताना। और खास तौर पे अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका तो मुझे पता है, लेकिन जो पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे उनसे मुझे जानना है। और इस बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमारे करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे रेगुलर स्टूडेंट ने वीडियोस को अगर शेयर किए होंगे तो 2-4 तो जुड़ने चाहिए ना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो पहला प्रश्न पूछा था, जॉन फॉसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा साहित्य। फिर पूछा 19वीं एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर। कहाँ पे पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला? कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। और अभी चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं कला उत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह हम मनाते हैं 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। विश्व शिक्षक दिवस मनाया आपने 5 अक्टूबर को। और अभी किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो CS लक्ष्मी को। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, नहीं करा तो शेयर जरूर करना। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं तो सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एज गुड एज माई वर्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा KM चंद्रशेखर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।